there's going to be a guy more dense than them, and his name is Nick Walker. Whether you like it or not, on those side poses, Nick Walker is going to overpower everybody. So when people go, well, Nick Walker doesn't have the most pleasing lines. Well, Dorian Yates was not as aesthetically pleasing as Flex Wheeler, and he won the Olympia 6 times. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स, और आज की अपडेट्स मज़ा आ जाएगा गाइस, आपको मज़ा आ जाएगा। इतनी ज़बरदस्त अपडेट्स आज कवर करी जा रही हैं, स्पेशली निक की। तो एनीवेज वीडियो स्टार्ट करते हैं हार्डी चूपन की अपडेट के साथ, उसके बाद निक की बात करेंगे और दूसरी अपडेट्स कवर करेंगे। बट हार्डी इज ऑन अ रोल गाइस, हार्डी चूपन इज कैरिंग द कॉम्पिटिशन अवे विद दीज सिक अपडेट्स। इनकी अपडेट्स बहुत ही क्रेजी होती जा रही हैं, माइंड बॉगलिंग होती जा रही हैं, अपडेट्स बेटर और बेटर होती जा रही हैं विद टाइम। तो हार्डी टोटली अनबीटेबल लग रहे हैं गाइस, ऐसा लग रहा है जैसे इस पॉइंट पर ये हैं 7-8 वीक्स आउट के पॉइंट पर। कॉम्पिटिशन के टाइम तक इतने स्किन पील्ड हो जाएंगे, इतने श्रेडिड हो जाएंगे कि ये बिल्कुल स्किन के बिना ही कंपीट कर रहे होंगे। जिस तरह से श्रेडिड अभी लग रहे हैं, 7-8 हफ्तों में तो ये पूरी स्किन खत्म ही कर देंगे अपनी बॉडी के ऊपर से। एंड टू द सरप्राइज गाइस, द बेस्ट पार्ट इज अपनी मसल डेंसिटी, अपना साइज इन्होंने अभी तक रिटेन कर रखा है। मतलब जो इन्होंने ऐड करा था ऑफ सीजन के अंदर, हमें हार्डी बिगर साइड पे लग रहे थे, अब जैसे 12 वीक्स आउट 13 वीक्स आउट के पॉइंट पे लग रहे थे, उसी तरह से अपनी साइज को मेंटेन करके इन्होंने रखा हुआ है 7 वीक्स आउट 8 वीक्स आउट के पॉइंट पर भी। और आई थिंक इसका क्रेडिट जाता है इनके हैवी ट्रेनिंग को, बहुत ही ज्यादा ये उसी तरह से खुद को पुश कर रहे हैं जैसे ये 12-13 वीक्स आउट के पॉइंट पर कर रहे थे। तो ही इज डेफिनेटली गाइस कैरिंग ग्रेट मसल फुलनेस, जो कि थोड़ी भी कम नहीं हुई है। ही इज लुकिंग बिगर एंड फुलर टू द सेम एक्सटेंट। सो ट्रस्ट मी, एक बहुत ही डेंजरस वर्जन हमें हार्डी का देखने को मिलने वाला है। इनफैक्ट ये सुनो, including myself, has the graininess that Hardy has. I'm right there. I'm right behind him, but that grainy and hard conditioning that Hardy has, no one really has that. And if he looks the way he did at the Arnold and somehow is even better for this Olympia, listen, it is what it is. You know what I mean? So are you more worried about Hadi or Derek? Sounds like Hadi. Hardy. Derek doesn't concern me. तो यहाँ पर गाइस निक तक ने बोला है कि हार्डी के पास जो ग्रेनीनेस है वो किसी पर भी नहीं है, और यस एक एक्सटेंट तक वो भी कैरी करते हैं हार्डी के बाद वो ग्रेनीनेस, लेकिन जो कंडीशन, जो हार्ड कंडीशनिंग हार्डी लेकर आते हैं, जो ग्रेनीनेस हार्डी लेके आते हैं, उस लेवल पर अभी तक वो भी नहीं है। एंड अगर आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो जैसे या फिर उससे भी किसी तरह से इंप्रूव आ गई है तो इट्स गेम ओवर गाइस। और निक ने उसके बाद ये तक बोला कि वो डायरेक्ट के लिए कंसर्न नहीं है, नॉट एट ऑल, बट हार्डी ही इज गोइंग टू बी डेंजरस टू बीट, रियली डेंजरस। सो अंडरस्टैंड गाइस, जब आपका राइवल आपके बारे में ये बातें बोले कि नो वन इज एट हार्डीज लेवल, तो समझ जाओ आपने कितना जबरदस्त लेवल अपने लिए क्रिएट कर रखा है। और हार्डी तो अपना खौफ जारी रखे हुए हैं डेली डोज ऑफ दीज अपडेट्स के साथ में। तो एक तरह से अगर पूछोगे आप मुझसे, तो शायद एक निक वॉकर होगा और एक एंड्रू जैक्ट होगा। इन दोनों में से अगर हार्डी को कोई बीट करता है तो कहीं ना कहीं फिर भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन उसके अलावा अगर कोई और चैंपियन बनता है तो फिर ये बात समझ में नहीं आएगी गाइस। क्योंकि एंड्रू देखो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हैं, एस्थेटिक्स का मार्क उन्होंने अच्छा सा हिट करा है, बैक में इंप्रूवमेंट करी है, उनकी हैमस्ट्रिंग भी इंप्रूव थी, साइज बहुत अच्छा ऐड करके आए, एक अलग ही मिस्टर ओलंपिया पर्सनैलिटी लगेगी। और दूसरी तरफ में निक वॉकर, इनकी कंडीशन, इनकी मसल हार्डनेस एब्सोल्युटली हार्डी से ही सेकंड है। उसके बाद में अगर मसल डेंसिटी की बात करोगे, आप फुलनेस की बात करोगे, फ्रीक फैक्टर की बात करोगे, तो वो निक ही कैरी करते हैं। तो यहाँ ये दोनों अगर हार्डी को फिर भी बीट कर देते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता वैसे तो ऑनेस्टली होगा, लेकिन अगर कर देते हैं तो मुझे समझ में आएगा, लेकिन उसके अलावा आई विल नॉट बी एबल टू बिलीव इट। अब एक चीज और गाइस, आपको पता है अब क्या आने वाली है? डायरेक्ट की एक और बैक की अपडेट। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी, जब हार्डी हो गए, निक हो गए, जब भी ये कोई अपडेट पोस्ट करते हैं ना खतरनाक सी, फौरन से डायरेक्ट अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी बैक के साथ अपडेट पोस्ट कर देते हैं कि भाई देखो मेरी बैक कितनी स्ट्रांग है, मैं कितना स्ट्रांग मिस्टर ओलंपिया हूँ। तो एनीवेज ये बात तो हो गई। अब इसके बाद चलते हैं निक की अपडेट पर, जहां पर बहुत ही जबरदस्त पॉइंट्स निक ने रेज करे हैं। Photos that I post are some shit lighting right out of bed, how it really looks. So when you put my photos against people that have this huge pump, the best lighting going on over in this area, a little shadow of this good lighting popping down on this nipple over here, it's like, oh my God, look at him, but then when they see me on the stage, they're like, holy एंड निक की इस अपडेट के साथ गाइस, इस ओपिनियन के साथ हर कोई एग्री कर रहा है कि निक की अपडेट्स जो होती हैं बहुत ही रॉ होती हैं। जैसे वो बेड से उठे, बिल्कुल फास्टेड स्टेट में, विदाउट अ पंप, ही इज टेकिंग द पिक्चर्स, ही इज टेकिंग द वीडियोस, तो उनसे ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल जैसे वो एक्चुअल में लग रहा होता है ना, वैसे ही। जबकि उन्होंने कुछ दूसरे बॉडी बिल्डर्स की बात करी कि अगर आप उनसे मेरी पिक्स कंपेयर करोगे, उनसे मेरे वीडियोस कंपेयर करोगे, उन लोगों की अपडेट्स होती हैं बिल्कुल क्रेजी पंप के बाद गाइस, एक बहुत ही परफेक्ट लाइटिंग के साथ। और यहाँ आप जानते हो लाइटिंग की बात हो रही है तो किसके बारे में बात करी गई है, और बहुत ही अच्छा एंगल लेकर उनकी अपडेट्स कवर
कवर करी जाती हैं तो फिर देयर इज नो कंपैरिजन। और इसीलिए वो लोग स्टेज पर इतने ज़बरदस्त नहीं लगते, इतने फ्रीकी नहीं लगते, बिकॉज स्टेज पर उस चीज़ को आप मैनिपुलेट अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर सकते। बाकी आप लोगों में से कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस, बिकॉज देखो सैमसन डॉटा के भी हम जानते हैं बहुत ज़्यादा फिल्टर यूज़ करते हैं, स्टेज पर वैसे नहीं दिखाई देते हैं। डायरेक्ट के एंगल्स और लाइटिंग का कमाल हम बहुत ज़्यादा जानते हैं। इनको तो इनफैक्ट ओलंपिया टीवी की बैटल में भी सुना था लोगों ने कहते हुए, जिसने काफ़ी लोगों को इनकी तरफ से टर्न कर दिया था कि भाई आप लाइटिंग ढूंढ रहे हो, यहाँ पर एंगल का यूज़ करने चाह रहे हो, इस तरह की बात है। बाकी निक कैन डेफिनेटली सर्टेनली गाइस चेंज द गेम दिस ईयर। किस तरह से आप इस बात को सुनो। The Nick Walker has a factor that's very, very hard to beat. He's got two of the criterias in bodybuilding that you need in order to be a great champion. He doesn't have the third one. He doesn't have the lines. He's not Samson Dauda. He's never going to be Samson Dauda or some of these guys with aesthetically pleasing lines. But he's got ton of mass and a ton of conditioning. Okay? And in bodybuilding, you don't need to have all three criteria to win. Samson Dauda won the Arnold Classic with beautiful lines and size. He didn't have the conditioning. So when people go, well, Nick Walker doesn't have the most pleasing lines. Well, Dorian Yates was not as aesthetically pleasing as Flex Wheeler. And he won the Olympia 6 times. So did you hear that? It is crazy, right? I mean, टेरिक एल-गिंडी ये बात बोल रहे हैं कि 3 क्राइटेरियाज होते हैं, साइज, कंडीशनिंग और लाइंस, और निक के पास उनमें से 2 हैं। जबरदस्त लेवल का साइज, फ्री की साइज और कंडीशनिंग, टन्स ऑफ कंडीशनिंग। जैसे कि आर्नोल्ड क्लासिक में सैमसन डॉटा के पास ही जब उन्होंने निक को बीट करा था, एंड उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है गाइस कि डोरियन येट्स के पास वैसे लाइंस नहीं थी, वैसे एस्थेटिक्स नहीं थे जैसे फ्लेक्स व्हीलर के पास थे। फिर भी 6 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया कौन बने? डोरियन येट्स। जबकि फ्लेक्स व्हीलर एक भी मिस्टर ओलंपिया का टाइटल नहीं जीते। अब उसके बाद भी कुछ लोग आएंगे कि निक कभी टाइटल नहीं जीत सकता, निक कभी टाइटल नहीं जीत सकता। अबे भाई ठीक है, तुम ये मानते हो, लेकिन इस तरह से बोल देना कभी नहीं जीत सकता। इट्स बॉडी बिल्डिंग, इट्स प्योर बॉडी बिल्डिंग, इसमें कुछ भी हो सकता है। सो स्टॉप क्राइंग, यू आर जस्ट बीइंग किड। क्योंकि देखो टेरिक एल-गिंडी ये बात बोल रहा है, टायलर मेनियन ये चीज बोल रहा है, निक ने ऑलरेडी कई बार खुद को प्रूव कर दिया इन मेनी शोज। मिस्टर ओलंपिया में भी टॉप 3 आ गए, मतलब बिग रैमी को बीट कर दिया था उस ईयर इन्होंने, इफ यू रिमेंबर। तो अगर आप ऐसे बोलते हो कि नहीं हो सकता, तो भाई एनीथिंग कैन हैपन। एग्जांपल भी दे जा चुका है फ्लेक्स व्हीलर, डोरियन येट्स का। रॉनी कॉलमैन वाज आल्सो नॉट एस्थेटिक, जे कटलर वाज आल्सो नॉट एस्थेटिक। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं, इट्स ओनली गोइंग टू बी अबाउट जजेस प्रेफरेंस। उस दिन जजेस किसको चूज करना है गाइस, सिर्फ और सिर्फ उस दिन का। और जैसे हम मेंस फिजिक में क्राइटेरिया चेंज होते हुए देखते हैं ना, कभी भी किसी भी डिवीजन में वो चीज हो सकती है। कभी भी एस्थेटिक से फ्रीकी मोड पर जा सकते हैं या टन्स ऑफ कंडीशनिंग पर जा सकते हैं, और उस चीज में यू विल सी इट। बाकी इसके बाद अब ये देखो, When Steve Weinberger calls a side chest and side triceps, we are no longer going to look at Derek and Hadi and going, wow, they're a lot more massively dense than everybody. There's going to be a guy more dense than them, and his name is Nick Walker. Whether you like it or not, on those side poses, Nick Walker is going to overpower everybody. देखा यहाँ पे टेरिक एल-गिंडी ने कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट कन्वे करा कितनी आसानी से कि सैमसन और एंड्रू दोनों साइड पोजीशन में उतने ज्यादा फिलर नहीं लगते, बिकॉज दे हैव अ ह्यूज फ्रेम, दे बोथ हैव अ ह्यूज फ्रेम। जबकि यहाँ पर डायरेक्ट और हार्डी, इन दोनों के पास ये एडवांटेज आता है, इनका फ्रेम इतना ज्यादा बिगर साइड पे नहीं है, दे आर नॉट दिस टॉल, तो इसीलिए उनका फ्रेम काफी ज्यादा फुलनेस कैरी करता हुआ लगता है, उनके मसल्स बहुत ज्यादा पीकियर साइड पे लगते हैं। बट यहाँ पर हार्डी, डायरेक्ट और निक में हु इज मोर डेंसर, यहाँ पर निक इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द साइड पोजिस गाइस। निक की डेंसिटी इन दोनों के सामने, जैसे अभी डायरेक्ट और हार्डी की कंपेयर करी जा रही थी, अब अगर डायरेक्ट, हार्डी और निक की कंपेयर करी जाएगी तो निक सबसे ज्यादा डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंस मसल स्पेशली इन द साइड पोजिस कैरी कर रहे होंगे। तो वो अब डायरेक्ट, हार्डी जो पोजिस एक दूसरे से जीतने वाले थे, उनमें से कई पोजिस निक उनसे जीत जाएंगे। जैसे कि साइड पोजिस हो गए, यहाँ पर क्लियरली उन्होंने बोला कि साइड पोजिस में निक का मुकाबला नहीं है, इन दोनों के पास भी जिस तरह की डेंसिटी वो प्रेजेंट करते हैं। Nick Walker posing between Derek Lunsford and Hadi Choopan, he takes away that dense image that we have of those two shorter guys against Samson Dauda, Andrew Jack. All of a sudden, you're looking at Hadi, you're looking at Derek, they're no longer the most massively dense guys on those side poses. All of a sudden, is this guy Nick Walker. So it changes the lineup. Like Tim said, he's taking away poses
that possibly Derek and Hadi were winning. Now Derek and Hadi might be second on that pose. तो ये उन दोनों से पोज ले लेंगे और उसके बाद पूरी इक्वेशन गाइस एक तरीके से चेंज हो जाएगी। जहां 5-3 होता है या फिर 6-2 होता है, वहां पर अगर इक्वेशन ऐसी बन जाएगी 3-2-3, तो समझ लो आप निक की एक प्रेजेंस से कितना ज्यादा फर्क पड़ सकता है इस मिस्टर ओलंपिया में। बाकी एक्चुअल पिक्चर देखो मिस्टर ओलंपिया में भी सामने आएगी, लेकिन लोगों की ओपिनियन क्या है, लोग कितना स्ट्रांग अभी भी कंसीडर कर रहे हैं निक को, और हमें भी कम नहीं आंकना चाहिए गाइस। इन्होंने हमेशा खुद को प्रूव करा है और अपनी ओपिनियन, ये वाली ओपिनियन कि निक कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं जीत सकते। भाई कोई भी कभी भी जीत सकता है, कोई भी किसी को बीट कर सकता है। आपने देखा ना रमोन के बारे में कैसे बोल रहे थे कि आर्नो क्लासिक में कोई नहीं जीत सकता उनसे। रमोन को किसने बीट करा? वेस्ली विजर्स ने। किसी ने भी आते हुए देखा था वेस्ली विजर्स को? साथ में शॉन क्लेडो को बीट करते हुए किसी ने देखा था? क्यों पर्सन बीट कर देंगे, बट हुआ ना। सो एवरीथिंग कैन हैपन एट एवरी सिंगल डे। अगर आप ये सोचते हो कि कुछ चीज नहीं हो सकती जो कि करी जा चुकी है, तो भाई यू आर बीइंग डिल्यूजनल। बाकी एनीवेज इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि जेहन ऑलराइट की। एंड कल ना गाइस मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था एंड उसके बाद आई केम अक्रॉस दिस अपडेट। आई मीन दिस वाज सिक गाइस, माइंड ब्लोन हो गया मेरा तो इस चीज को देखने के बाद कि किस तरह की स्ट्राइशंस, किस तरह के फेदर्स इनकी क्वाड्स पर आ रहे हैं। मतलब क्वाड सीट्स देखो आप पहले तो कितनी जबरदस्त डेवलप्ड हैं, कितनी थिकनेस कैरी कर रही है, कितनी डेंसिटी कैरी कर रही है, और उसके बाद दोनों पे अलग ही लेवल के फेदर्स, मतलब विंग्स बने हुए आ रहे हैं पूरी तरीके से। एंड दैट टू 8 वीक्स आउट फ्रॉम ओलंपिया गाइस। 8 वीक्स अभी भी रहते हैं इसमें। यस हम जानते हैं गाइस एशियन गाइस के पास क्रेजी कॉर्ड्स हैं, बट ऑन द टॉप ऑफ थिकनेस किस तरह के फेदर्स बन रहे हैं मैन, ये क्रेजी है। एंड वो भी मिस्टर ओलंपिया से इतने डिसेंट गैप पर। उसके बाद मैंने ये अपडेट देखी एंड लुक एट द हैमस्ट्रिंग ड्रॉप। इन्होंने कोई भी लेग डे स्किप नहीं करा क्योंकि लेग्स इनकी स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त बनते जा रहे हैं। ये लेग ड्रॉप इजीली फाउंड नहीं होता गाइस, बहुत मुश्किल से किसी एथलीट पे हमें देखने को मिलता है इस तरह का लेग ड्रॉप। बहुत कंप्लीट फिजिक होती है, वो भी इस तरह के लेग ड्रॉप कैरी नहीं कर रहे होते। उसके बाद अपनी बैक को ये ट्रेन कर रहे थे, और इवन दो बैक इनकी वीकनेस रही है, हमेशा इनको फीडबैक मिला कि अपनी बैक को इंप्रूव करो, बट यहाँ पर ही वॉज लुकिंग रियली गुड गाइस। बैक पर जो थिकनेस एडिट दिख रही है, जो इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं, वो यहाँ टोटली विजिबल थी। सो इवन दो लास्ट ईयर ही वॉज नॉट लुकिंग एज स्ट्रांग, उसके बाद भी इन्होंने टॉप 10 क्रैक कर लिया था। एज स्ट्रांग में इस बारे में बोल रहा हूँ कि सिर्फ बैक के मामले में इतने ज्यादा स्ट्रांग साइड पे नहीं थे, फिर भी ही वॉज एबल टू क्रैक टॉप 10। तो इस साल एक टॉप 10 के स्ट्रांग कंटेंडर फिर से मुझे ये लग रहे हैं पूरी तरह से। बट टॉप 10 में क्या ये लास्ट ईयर से ऊपर प्लेस होंगे? दिस इज समथिंग वी कैन नॉट स्पीक अबाउट, क्योंकि क्लासिक डिवीजन है गाइस, द डिवीजन ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इसके बारे में कुछ भी सर्टेनिटी के साथ कहना, मतलब सी बम के बाद टॉप 5 तक कहना, वो तो मुश्किल है ही। 6 से लेकर 10 तक कहना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। बाकी एनीवेज इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि क्लासिक डिवीजन से स्टेफन मटाला की। तो स्टेफन मटाला ने 8 वीक्स आउट हमें ये अपडेट शेयर करी है, एंड दिस गाय इज गोइंग टू ब्रिंग द बेस्ट दिस ईयर गाइस, क्योंकि लुक एट हिम 8 वीक्स आउट में मसल सेपरेशन किस लेवल की प्रेजेंट कर रहे हैं। नॉट टू मेंशन हमेशा की तरह इनके चेस्ट पर किस तरह के क्रिस क्रॉस फाइबर्स पूरी तरह से विजिबल हैं। एंड दिस स्ट्रक्चर तो अपने लास्ट विन के बाद, क्वालिफिकेशन पाने के बाद कोई क्रेजी ऑफ सीजन पे नहीं गए हैं, सिर्फ अपनी फिजिक को रिफाइन करने में लगे हुए। कार्ब लोडिंग वगैरह थोड़ी सी करी होगी इन्होंने, कार्ब्स वगैरह इंक्रीज कर दिए होंगे। इनफैक्ट ही इज लुकिंग बिगर इसी वजह से, बट इनका शेप पूरी तरह से इंटैक्ट है, लेवल ऑफ सेपरेशन पूरी तरह से विजिबल है, जो कि हम यूजुअली 8 वीक्स आउट के पॉइंट पर नहीं देखते हैं गाइस। ह्यूज आर्म्स, मैसिव कैप डेल्ट्स, ही इज वन डेडली गाय। और पैट्रिक टूर को हायर करना इनकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। इनको सिर्फ गाइस थोड़ा सा और साइज चाहिए, एंड दैट टू वेट कैप इनको रेस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि अगर वेट कैप इनको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, ये और ज्यादा साइज और ज्यादा फुलनेस हमें कैरी करते हुए दिखते स्टेज पर। बट अगर इन्होंने वो साइज ले लिया गाइस, साइज ऐड कर लिया किसी भी तरह, ही विल बी डेडली गाइस। इनको मैं ओपन डिवीजन में देखने के लिए वेट नहीं कर सकता और ज्यादा, और आई थिंक इनका ये डिसीजन बन ही जाएगा बहुत ही जल्दी, क्योंकि वहां पर इनको कोई चीज लिमिट नहीं करेगी। सेम प्रपोर्शंस, बिगर साइज के साथ, बिगर डेंसिटी के साथ, और साइज में, और साथ में यही स्ट्राइक्शंस गाइस। और जैसे जैसे टाइम जाता रहेगा ना, मिस्टर ओलंपिया में जजिंग करना स्पेशली क्लासिक डिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। एवरीवन विल हैव प्रेफरेंसेस, क्योंकि एक से एक फिजिक हमें दिख रही है स्टेज पर इस टाइम। तो बाकी इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि एंटोनियो बर्टन की। एंटोनियो ने अभी एक अपडेट दी है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम गाइस, फॉर द फर्स्ट टाइम टोनियो इतने इंप्रेसिव हमें नहीं दिखाई दिए हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप देखो यहाँ पर इस अपडेट के अंदर ये खुद बोल रहे हैं कैप्शन के अंदर कि काफी चीजों से ना काफी टाइम से ऑफ थे, अभी ऑन आए हैं, एंड तब से नॉर्मल मील्स ही कंज्यूम कर रहे थे। एंड आई डोंट नो व्हाई इनको बिल्कुल मिस्टर ओलंपिया से पहले ऐसे जाने की जरूरत लग गई, क्योंकि देखो सीजन कंप्लीट होने के बाद जाते तो समझ में आता, बट कुछ ना कुछ रीजनिंग तो होगी। लेकिन एनीवेज ही इज लुकिंग काइंड ऑफ गाइस। बॉडी फैट परसेंटेज चलो फिर भी ठीक है, लेकिन वो पॉप, वो राउंडनेस, वो बिल्कुल लीन वाली फिजिक जो होती है ना, वो इनके मसल्स में नहीं पता लग रही, वो इनकी स्किन में नहीं पता लग रही। वो पॉप ये पूरी तरह से लूज करे हुए लग रहे हैं यहाँ पर कंपेयर टू द अर्लियर अपडेट्स। अलग ही पता लगती थी इनकी फिजिक में वो चीज, दैट इज नो लॉन्गर दियर। साइज में भी काफी स्मॉलर साइड पे लग रहे हैं कंपेयर टू द अर्लियर वर्जन्स। अब क्या ये अपनी
लास्ट ईयर की टॉप 10 की प्लेसिंग को बनाए रख पाएंगे? काइंडा अनलाइकली गाइस। इस साल ये मुझे चीज बहुत ही मुश्किल लग रही है। प्रेडिक्शन में भी इनको मैंने टॉप 10 में नहीं काउंट करा और मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही है जैसे एथलीट्स और जैसा लाइनअप इस साल हो चुका है। बाकी इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है गाइस जेरेमी पॉटविन की। यस, इनको मैंने काफी टाइम से कवर नहीं करा। लास्ट ईयर तक तो आई वाज कवरिंग हिम अ लॉट। तो जेरेमी पॉटविन जो कि इस साल कंपीट नहीं करेंगे, उन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए एक पोस्ट डाला है। लेकिन हाँ, आई बिलीव इन्होंने किसी प्रो शो में भी कंपीट नहीं करा इस साल। सो जेरेमी इवन दो काफी स्ट्रांगली प्लेस हुए मिस्टर ओलंपिया में हमेशा, उसके बाद भी लोग ना काफी ओवरलुक करते हैं, काफी स्ट्रांगली नहीं लेते हैं, काफी वीक कंपेटिटर की तरह देखते हैं। तो यहाँ पर जेरेमी ने उसी चीज के लिए एक पोस्ट डाला कि 2016 में 3rd प्लेस लाए थे ये, 2017 में 5th प्लेस लाए थे, 2018 में 10th प्लेस लाए थे, उसके बाद इन्होंने गैप लिया था 2019 का, 2020 में 4th प्लेस लाए थे और 2023 में फिर से 10th प्लेस लाए थे। यानी कि पिछले 10 सालों में इन्होंने 5 बार कंपीट करा है मिस्टर ओलंपिया में और 5 बार टॉप 10 के अंदर प्लेस करा है, टॉप 10 क्रैक करा है। उसके बाद 2023 की इनकी प्लेसिंग क्या होगी उसके लिए इन्होंने क्वेश्चन मार्क बना दिया। तो 5 ओलंपिया गाइस और हर बार टॉप 10 क्रैक करना एक ऐसी अचीवमेंट जो कि हर कोई ब्रैग नहीं कर सकता डेफिनेटली। इन लेटेस्ट अपडेट में ये भी बोल रहे हैं कि गोना पुट द डिवीजन ऑन नोटिस, वॉच कि क्या हूं मैं भी, किस तरह की फिजिक मैं भी कैरी कर सकता हूं। सो आई डोंट नो मैन, इनकी हाइट काफी कम है, साइज भी काफी कम कैरी करते हैं और जिस तरह से स्पेशली ये डिवीजन इवॉल्व कर रहा है ना, जिस तरह से बॉडी बिल्डर टाइप फिजिक्स आती जा रही है और रायन टेरी भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं, तो मैन इस फिजिक में आई डोंट नो इतनी ज्यादा प्लीजिंग मुझे अब नहीं लगती जितनी कभी पहले लगा करती थी। एक वो फ्रेशनेस वाला लुक नहीं आता। तो लेट्स सी इस बार क्या ये कर पाते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर देखो 2023 में जब ये टॉप 10 क्रैक करा था इन्होंने, तो ये 10th प्लेस पर ही थे, बिल्कुल किनारे पर खड़े थे और अब तो और ज्यादा फिजिक्स अमेजिंग होती जा रही है। तो एनीवेज इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपडेट में एंजल कार्ट्रोन को। और एंजल कार्ट्रोन मिस्टर ओलंपिया से सिर्फ 8 वीक्स आउट है गाइस, बट उसके बाद भी ये वेकेशन पर चलेगा। यस, ही इज ऑन अ वेकेशन राइट नाउ, बट उसके बाद भी कैप्शन में बोल रहे हैं कि भाई मेरी वर्कआउट और डाइट दोनों इंटैक्ट है, दोनों में थोड़े से भी चेंजेस नहीं करे हैं, कहीं भी मैं लैक नहीं कर रहा हूं एंड दैट इज विजिबल गाइस। इनके फिजिक से वो चीज टोटली विजिबल है। जिस तरह से ये पील्ड है, आई मीन ही इज क्रेजी लेवल पील्ड। जिस तरह की स्किन क्वालिटी इनकी लग रही है, जो कंडीशन दिख रही है, जो हार्डनेस पता लग रही है, ही इज गोइंग टू बी रेडी इन टाइम। बट थोड़ा सा मुझे गट का इशू यहाँ डेफिनेटली लग रहा है। इफ यू कैन ऑल्सो सी, काफी ब्लोटेड साइड पे नहीं लग रहा। अब जो भी रीजन होगा इस ये वीडियो इनका राइट आफ्टर वर्कआउट है, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि अभी इन्होंने कुछ खाया है। सो मे बी वट एवर द रीजन इज, ये एक चीज इनको हर्ट कर सकती है, स्पेशली जब कियोन पियर्सन और शॉन क्लेडा दोनों ही एक डिफरेंट जोन में हर तरीके से। बट इनके अलावा बट ऑल्सो गाइज ओले क्रेविवी जो कि एक स्ट्रॉन्ग चैलेंजर बन रहे थे 3rd प्लेस के लिए, वो कंपीट नहीं कर रहे ड्यू टू हेल्थ कंडीशन, जो कि मैंने ऑलरेडी कवर करा था। एंजल कार्ट्रोन और अहमद अशनानी इन तीनों के बीच में रहने वाला है 3rd, 4th, 5th प्लेस की बैटल के बारे में, क्योंकि अहमद भी लुकिंग रियली गुड इन द करंट अपडेट्स। तो लेट्स सी कौन 3rd प्लेस पर अपनी जगह बनाता है। बाकी मुझे तो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है अहमद अशनानी इस साल। एनीवेज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगा इसकी वीडियो आपको कैसा लगा, क्या अपडेट्स आपको पसंद आई और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। इंस्टाग्राम पर यार शेयर करा करो अपनी अपडेट्स मेरे साथ कि भाई इनकी कवर करूं, इनकी कवर करूं, क्योंकि कई सारी रील्स, कई सारी अपडेट्स मुझसे मिस हो जाती हैं, तो वो भी मैं कवर करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।